हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी पे स्वागत है। दोस्त, मैं आज आप लोगों से सीडीपी का दूसरा चैप्टर में बात करने जा रहा हूँ। दूसरा चैप्टर बाल विकास के सिद्धांत। ठीक है, दूसरा चैप्टर का यह आज का तीसरा क्लास है। आज इस चैप्टर का लास्ट हो जाएगा क्योंकि पूरा टॉपिक मैंने कवर कर चुका हूँ। आज जो लास्ट होने वाला है ये इस चैप्टर का पूरा लास्ट हो जाएगा। तो मैं सिद्धांत की बात करता हूँ। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, जो भी मेरे नए दोस्त हैं प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए दबा के, क्योंकि इस चैनल को सपोर्ट मिले और आप सबसे अनुरोध विशेषकर है कि जरूर करेंगे। चलिए अब मैं पॉइंट से बात करता हूँ दोस्त, ज्यादा टाइम न लेते हुए मैं पॉइंट पे बात करता हूँ। ठीक है दोस्त, इससे पहले मैंने विकास के सिद्धांत का 9 गो विकास का बात कर चुका हूं। अब मैं करता हूं 10वें विकास की बात, विकास के सिद्धांत। देखिए 10वां विकास का सिद्धांत ये कहता है विकास लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है। कहने का मतलब है विकास जो है ना सीधा नहीं होकर के ये कैसा होता है, वर्तुलाकार होता है। ठीक है, जिसको कहते हैं सर्पिलाकार, ऐसे जिग जैग होता है। ठीक, याद रखिएगा। अब ये कैसे होता है इसको देख लेते हैं। कहता है बालक का विकास लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है। ये बात सही है। वह एक सी गति से सीधा चलकर विकास को प्राप्त नहीं होता है। कहने का मतलब है केवल सीधा ही विकास एक गति से एक ही स्पीड से नहीं चलता है। ठीक है दोस्त, कहिएगा कैसे, तो इसका मैं बताता हूं। जैसे मान लीजिए आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि कोई शैशवा अवस्था में बच्चा है, उसके बाद बाल्यावस्था में आया, उसके बाद आपको किशोरावस्था में आया। ठीक है, तो यहाँ पे उसका विकास की गति तेजी होता है, फिर बाल्यावस्था में मंद पड़ जाता है, फिर किशोरावस्था में तेजी हो जाता है। दूसरी एग्जाम्पल यह है दोस्त कि मान लीजिए जैसे कोई बालक है, कोई 10वां क्लास में है और वो 10 का बोर्ड देने वाला है। मान लीजिए वो चाहता है कि हमारा टॉप करे, जिला टॉप करे, लेकिन वो बालक किसी न किसी कारण से रुक जाता है, मतलब पीछे रह जाता है, सेकंड आ जाता है, टॉप नहीं होता है, फर्स्ट आ जाता है, ये टॉप नहीं कर पाता है। जो उसका लक्ष्य है वो नहीं हो पाता है। वो फिर उसका टारगेट रहता है कि नहीं, इस बार नहीं हुआ तो मैं अगले बार करूंगा। इससे क्या होता है कि बच्चा पीछे फिर से मुड़ता है, मतलब जहां से वो पहले तैयारी करना चालू किया था वहीं से फिर वो तैयारी करना चालू करता है। कहने का मतलब यहां से स्टार्ट किया था तो यहां आके उसको 12 महीना हो गया था, हुआ था। फर्स्ट मंथ से चालू किया था, 12वां मंथ तक गया, 1 साल हो गया था, और यहां जाने के बाद जो रिजल्ट उसको आना चाहिए था वो रिजल्ट नहीं आ पाया दोस्त। ठीक है, लेकिन वो चाहता है कि फिर से मैं दूं, तो ये क्या करता है, फिर से बैक हो जाता है। कहने का मतलब अपने ज्ञान को फिर से पीछे ले जाता है, पीछे जितना चीज को पढ़ा है वो फिर से पीछे जाकर के फिर से पढ़ना चालू करता है। इसीलिए कहा गया है कि हमारा विकास जो है ना फिर से अगर पीछे गया तो ऑटोमेटिक है इसका ये शेप कैसा हो रहा है, वर्तुलाकार। इसीलिए कहा गया है, देखिए बालक का विकास लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है। वह एक सी गति से सीधा चलकर विकास प्राप्त नहीं होता है। समझे, यही एक रीजन है, क्योंकि आप अपने ज्ञान को जिधर मोड़िएगा उधर मुड़ेगा, जैसे मोड़िएगा वैसे मुड़ेगा। ठीक, दूसरी बात ये होता है दोस्त को प्राप्त नहीं होता, बल्कि बढ़ते हुए पीछे हटकर अपने विकास को परिपक्व और अस्थायी बनाते हुए वर्तुलाकार आकृति की तरह आगे बढ़ता है। जैसे अभी बताया ना, पीछे हटकर, यहाँ पीछे हटा ना बच्चा, बैक हुआ, फिर यहां से एक स्ट्रॉन्ग जोन बनाते हुए आगे बढ़ा। कहने का मतलब आप अपने ज्ञान फिर पीछे लाया और फिर वहां से आगे बढ़ रहे अच्छा तैयारी के साथ। इस तरह से कहा गया कि विकास लंबवत सीधा ना होकर वर्तुलाकार होता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप समझ गए होंगे, किसी प्रकार का दिक्कत दोस्त नहीं हुआ होगा। चलिए अगला मैं 11वां नंबर सिद्धांत का मैं बात करता हूं। बहुत ही दमदार सिद्धांत है और ये VVI है। ठीक है, VVI है दोस्त, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। ये कौन सा है, कहता है आंशिक पुनर्वलन का सिद्धांत। आंशिक का मतलब होता है छोटा अंश, एक छोटा सा रूप। ठीक है, पुनर्वलन का मतलब होता है किसी चीज पे बार बार दोहराना, किसी चीज को बार बार दोहराने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, पुनर्वलन। जैसे देख लीजिए आंशिक पुनर्वलन का जनक या ऐसे बोले प्रतिपादक जॉन डोनाल्ड नील मिलर जी हैं।
आपसे पूछेगा आंशिक पुनर्वलन का जनक किसे माना गया है? जॉन डोनाल्ड नील मिलर, ठीक है, या प्रतिपादक बोले जनक बोले समझ जाइएगा, जॉन डोनाल्ड नील मिलर। देखिए पुनर्वलन से यह तात्पर्य है कि किसी अनुक्रिया को बार बार दोहराने की संभावना का बढ़ना ही पुनर्वलन कहलाता है। कोई क्रिया को बार बार दोहराने की संभावना हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे? पुनर्वलन कहेंगे। यह सतत पुनर्वलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। देखिए दोस्त, सतत पुनर्वलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी कैसे होता है? ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बता दूं। आंशिक पुनर्वलन सतत पुनर्वलन की अपेक्षा बहुत ही प्रभावी होता है। ऐसा पूछता है क्वेश्चन में कि आंशिक पुनर्वलन सतत पुनर्वलन की अपेक्षा होता है, अधिक होता है, कम होता है? तो अधिक होता है। तो कैसे होता है देख लीजिए। आइए मान लीजिए कि अपने क्लास में 30 वो स्टूडेंट है। 30 स्टूडेंट में से कोई 2 स्टूडेंट, पहला एक आएगा फर्स्ट और दूसरा आया सेकेंड, ठीक है, 30 में से। अब ये मान लीजिए कि 100 में ये लाए 95 नंबर, ये लाए 94 नंबर, और इस 30 में से 2 ही बच्चा को मैंने सिलेक्ट किया और 2 बच्चा को, मतलब क्या, 30 में से एक आंशिक अंश लिया ना, छोटा स्वरूप लिया ना, तो जो सबसे अच्छा नंबर लाया उसको मैंने बाहर किया और उस बच्चा को मैंने पुरस्कृत किया, कुछ प्राइज दिया। इससे क्या हुआ कि जो 28 वो बच्चा है इसमें बचा हुआ, उस 28 बच्चा पर एक सकारात्मक पॉजिटिव सोच आएगा कि इन्होंने हमारे पूरे ग्रुप में अच्छा किया, इसीलिए सर इनको पुरस्कृत किए, प्राइज दिए। इससे क्या हुआ कि अगला जो बच्चा रहेगा वो भी मोटिव होगा और उस काम को करने के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से एक रणनीति तैयार करके पढ़ेगा। ये होता है हमारा आंशिक पुनर्वलन। इसीलिए कहा गया अगर मान लीजिए 30 में 30 को हम प्राइज दे देंगे तो किसी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मान लीजिए कोई 20 नंबर भी लाया, कोई 50 नंबर भी लाया और कोई 95 नंबर भी लाया, तो फिर इसमें फर्क क्या रहा? कुछ नहीं रहा दोस्त। और कुछ नहीं रहा तो फिर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसीलिए आंशिक पुनर्वलन का मतलब ये होता है अंश, छोटा सा एक अंश लेना, मतलब एक अंश के रूप में उसको, ये क्या कर रहा है, हम छोटा सा रूप लिए, 2 बच्चे को सिलेक्ट किए फर्स्ट और सेकंड को, उसमें से दोनों को प्राइज दिया। अब 28 बच्चा जो बच गया वो सोचा हुआ कहीं ना कहीं हमारे में कमी है, उस कमी को दूर किया जाएगा, उस तरह से वो पढ़ेंगे, उस तरह से वो भी आगे बढ़ेंगे। तो ये इफेक्ट एक पॉजिटिव वे में बच्चे के ऊपर आता है। ठीक है दोस्त, इसीलिए कहा गया आंशिक पुनर्वलन सतत पुनर्वलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। आगे मैं बात करने से पहले दोस्त आप लोगों को एक चीज बता दूं। पहला चैप्टर हो गया, ये दूसरा चैप्टर आज खत्म होने वाला है सीडीपी का। आप लोग से ये कहता हूं कि अगर जो पहला चैप्टर नहीं पढ़े हैं, नहीं देखे हैं, उसको जाके देख लीजिएगा, चैनल पे दिया हुआ है, A to Z पॉइंट दिया है, टॉपिक बाय दिया हुआ है, अच्छा से व्याख्या किया हुआ है। जो नए स्टूडेंट हैं उनके फायदे के लिए मैं बता देता हूं कि आप उसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। क्यों? क्योंकि अब आपका मैथ का भी क्लास आएगा, रीजनिंग का क्लास आएगा जो बीपीएससी में काम आएगा, वो सब रहेगा ट्रिकी पे। ठीक है, अभी मैं सीटेट का लेके आया हूँ, सीटेट जैसे खत्म होगा बीपीएससी का क्लास चालू करने वाले हैं। तो जितने भी मेरे प्यारे दोस्त हैं, नए पुराने, लाइक जरूर कीजिएगा, लेकिन नए जो हैं वो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इतना मैं टॉपिक लाता हूं दोस्त, टू द पॉइंट लाता हूं, अच्छा से मैं प्रयास करता हूं कि आपको समझाऊं, समझाने का प्रयास भी करता हूं। अगर थोड़ा बहुत कहीं कमी रह जाता है तो उसको मैं और बेहतर करने का प्रयास करूंगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा जो भी कुछ कमी रहता है, ताकि मैं उसको सुधार सकूं। और हम, इससे क्या होता है दोस्त मालूम है, इससे ये होता है कि एक काम करने का जो है ना मोटो जो है ना, हमारा मॉरल डाउन नहीं होगा, वो अप होगा और हम काम करने में बहुत बेहतर मन लगेगा। तो आप लोगों के कमेंट, लाइक और शेयर का मेरा इंतजार रहेगा। ठीक दोस्त, कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, अगला हमारा है 12वां। ये 12वां है, 12 नंबर है विकास का सिद्धांत। इसका मैं बात करता हूं। विकास, देखिए, वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। जी हाँ, वृद्धि और विकास का क्रिया जो है ना, वंशानुक्रम और वातावरण का, और ये भी हमारा VVI है, VVI पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि सपोज दैट, जैसे देखिए हम किसी बिल्डिंग को बनाते हैं तो बिल्डिंग का जो मूल प्रवृत्ति है वो हमारा ईंट हो गया, मिट्टी हो गया, ये सीमेंट वाला जितना है वो हो गया। ठीक, और इसको सजाएंगे जो बिल्डिंग को, उसके लिए हमें कहीं दिल्ली से, कहीं राजस्थान से, कहीं मुंबई से
नए जो भी इंस्ट्रूमेंट है सजाने के लिए, जैसे मान लीजिए पेंटिंग डेंटिंग जो भी करना होगा, सजावट मार्बल वार्बल जो लगाना है, तो आपको लोकल में नहीं मिलेगा। वो जो दूसरे जगह से हम लाते हैं उसको अच्छा बेहतर करने के लिए, बिल्डिंग को बेहतर करने के लिए, वो हमारा वातावरण हो गया। और यहाँ पे जो हमारा लोकल में जो चीज सामान मिल गया वो हमारा मूल प्रवृत्ति हो गया। ठीक है, इसीलिए वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। अगर आप घर को बेहतर करना चाहते हैं, अच्छा सजावट करना चाहते हैं, तो आपको दूसरे जगह से सामान मंगवाना ही पड़ेगा। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो अपने माता से और पिता से, माँ से जो उनको मिलता है वो मूल प्रवृत्ति उसका शरीर मिलता है। ठीक है, शरीर मिल जाता है, माता पिता से शरीर मिलता है, और उसका जो विकास होगा उसको कहाँ जाना पड़ेगा? वातावरण में, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, कुछ ज्ञान लेने के लिए, अधिगम करने के लिए उन्हें वातावरण में ही जाना पड़ेगा। बिना वातावरण के कोई बच्चा बेहतर नहीं हो सकता है। इसीलिए कहा गया है वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम, मतलब माता पिता से जो मूल प्रवृत्ति हमारा शरीर मिला है और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। बिना विकास का आप केवल शरीर ना माता पिता से मिल गया है, लेकिन आप उसको बेहतर करने के लिए, विकास अच्छा करने के लिए, अच्छा ज्ञान लेने के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा दोस्त? जाना ही पड़ेगा वातावरण में। ठीक है, बिना वातावरण का अच्छा विकास हो ही नहीं सकता है। इसीलिए दोनों का संयुक्त परिणाम है। मेरे ख्याल से शायद आप अच्छे समझ गए होंगे और समझ भी जाना चाहिए। चलिए अगला हम बात करते हैं। आगे का जो टॉपिक है, बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक। देखिए बाल विकास को कौन कौन से प्रभावित करते हैं? दो कारक है, एक है आपको आंतरिक कारक और दूसरा है बाह्य कारक। तो पहले हम आंतरिक कारक का बात कर लेते हैं। कौन कौन सा? याद रखिएगा, वंशानुगत, ये आंतरिक कारक है। ठीक है, संवेगात्मक कारक, ठीक है, शारीरिक कारक, सामाजिक प्रकृति एवं बुद्धि, ये सभी हमारे आंतरिक कारक है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले। याद रखिएगा, वंशानुगत कारक, संवेगात्मक कारक, शारीरिक कारक, सामाजिक प्रकृति एवं बुद्धि। कभी कभी पूछता है इनमें से कौन सा आंतरिक कारक है, नहीं है, और कौन सा आंतरिक कारक है। तो याद रखिएगा ये हमारे आंतरिक कारक है। अगर एक याद हो जाएगा आपको तो बाह्य कारक ऑटोमेटिक अपने आप निकल के बाहर आ जाएगा। कोई एक याद कर लीजिए, आंतरिक नहीं तो बाह्य याद कर लीजिए, पता चल जाएगा। चलिए अब हम दूसरा बात करते हैं बाह्य कारक पे, जो बाल विकास को प्रभावित करता है। दोस्त इधर ध्यान दीजिएगा एक बार। बाह्य कारक में आता है गर्भावस्था के दौरान माता का स्वस्थ एवं परिवेश होना। ये देखिए, गर्भावस्था के दौरान माता का स्वस्थ एवं परिवेश, ये हमारा बाह्य कारक है। सही नहीं रहेगा तो बच्चा पे निगेटिव प्रभाव पड़ेगा। दूसरा आता है भौतिक वातावरण, गर्मी, सर्दी, बरसात, ये भौतिक वातावरण के कारण भी होता है। जीवन की घटनाएं, ये भी हमारा बाह्य कारक है। सामाजिक आर्थिक स्थिति, समाज में अगर आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं है तो भी हमारा ये इफेक्ट डालेगा। लास्ट पॉइंट है हमारा दोस्त, ये याद रखिएगा, VVI पॉइंट है। ठीक है, ये है शिक्षा मनोविज्ञान एक मानव व्यवहार। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान एक मानव व्यवहार का विज्ञान है। आपसे पूछेगा शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, तो शिक्षा मनोविज्ञान एक मानव व्यवहार का विज्ञान है। ऐसा लगता है कि आप लोग पूरा समझ गए होंगे दोस्त। आज का चैप्टर, दूसरा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। क्लास 1, क्लास 2 और आज का था क्लास 3। जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं वो इत्मीनान से जाके देख लीजिएगा बढ़िया से, क्योंकि एक एक चीज को बारीकी से मैंने विश्लेषण किया है। ठीक है दोस्त, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू दोस्त देखने के लिए। अगला टॉपिक हमारा EVS का आने वाला है, आप उसको भी देख लीजिएगा। थैंक यू।